प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी सोन शॉट में। आज हम मौसम एवं जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने अदर जगह पर पढ़ा होगा 8 से 10 क्लास में या कोई 10 से 12 क्लास में पढ़ाता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से पूरा का पूरा हो गया वो। ठीक है, क्योंकि फिर अपन कुछ अलग कोचिंग वगैरह के अलग प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर अलग सी चीज़ें निकल के आती है। अपन सोचते हैं ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, टीचर ने लिखाया नहीं, उसका इसमें सोल्यूशन होने वाला है क्लियर। क्योंकि पहला इसमें जो है अपन 11th-12th का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे किसी प्लेटफॉर्म से मैंने क्लासेज वगैरह ली थी, उसके नोट्स थे, उसमें मैंने 11th में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला वो ऐड किया। फिर ये कैलांग की बुक है, इसको अच्छे से पढ़े, सारे पीवाईक्यू वगैरह दिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ मिली उनको ऐड किया। ठीक है, और ये थर्ड प्लेटफॉर्म के हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली उनको ऐड किया, और ये फोर्थ प्लेटफॉर्म है ही जो मैंने जिससे मैंने नोट्स बनाए थे। तो 4 प्लेटफॉर्म का एक जगह ऐड कर लिया। और वैसे ये नोट्स दोस्तों आपको वीडियो में पहले क्लियर कर दूँ, ये नोट्स यानी कि फर्स्ट लेवल के हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर में इतने लेवल के नहीं आएंगे, इतना डीप नहीं आएगा, अपन को ओनली एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे अपने सारे टॉपिक, कंसेप्ट अपन सारे समझेंगे अच्छे से, लेकिन है ना इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अब वो भूख का टाइम नहीं रहा कि यानी कि सब कुछ ही पढ़ लूँ, सारा ही कवर कर लूँ, इतनी भूख नहीं लगनी है अपने को। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। चलो स्टार्ट करें दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले मौसम एवं जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य इनकी परिभाषा वगैरह सब कुछ डाटा वगैरह। उसके बाद हम वायुमंडल पढ़ेंगे, इसकी लेयर्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, मौसम के घटक पढ़ेंगे जिसमें सोलर विकिरण, तापमान, दाब, वायु, आर्द्रता, वर्षा, मानसून वगैरह हो गया। ठीक है, जिसमें तापमान के आधार पर फिर प्लांट वगैरह का वर्गीकरण पढ़ेंगे, C3 C4 कैंप प्लांट, SDP LDP डे न्यूट्रल प्लांट वगैरह। ठीक है, बादलों का वर्गीकरण वगैरह पढ़ेंगे, मौसम पूर्वानुमान पढ़ेंगे और उसकी विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और गैसें पढ़ेंगे, मौसम एवं जलवायु विज्ञान के फिर महत्वपूर्ण यंत्र पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और यंत्र कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वैसे 12th में मैन दे भी रखे हैं यंत्र, अपन इनको अच्छे से समझेंगे चार्ट वाइज। उसके बाद कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, और फिर ओस, कोरा, पाला वगैरह पढ़ेंगे, जलवायु खंड पढ़ेंगे। और लास्ट में है ना, जो मैंने यानी कि चारों मटेरियल में कुछ कुछ अलग अलग मिला है ना, अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा बाहर से क्वेश्चन मिले हैं, वो क्वेश्चन भी ऐड कर दिए कि बाहर से जाने का सवाल ही खत्म हो गया इसमें। ठीक है, तो सारा कुछ आ गया, 4 प्लेटफॉर्म का इसमें कंटेंट आ चुका है, बाहर से जाने का सवाल है नहीं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है दोस्तों, देखो मैं अलग से इनके शॉर्ट नोट्स बनाकर नहीं समझा सकता, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो अपन मेरे मेजर टॉपिक्स, मेजर नोट्स हैं, उनमें से ही पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मौसम, यह किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा का योग है। ठीक है, स्थान विशेष यानी कि कम एरिया का। ठीक है, और कम एरिया में यानी कि गांव कस्बा वगैरह, उसमें भी यानी कि दिन या सप्ताह का योग होता है। ठीक है, दिन और सप्ताह वगैरह मिलकर क्या बनाते हैं, महीने और साल। ठीक है, तो दिन और सप्ताह का मौसम वगैरह मिलकर ये सारा लंबे समय की यानी कि औसत मौसम होता है ना, वो मिलकर बनाता है जलवायु। ठीक है, वायुमंडल किसी विशेष स्थान के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोई कुछ लिखा था, कोई कुछ लिखा था, 30 से 33 वगैरह कुछ याद नहीं करना। वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संगठन के अनुसार 31 वर्षों के योग को मौसम वो जलवायु कहते हैं। ठीक है, 31 वर्षों के मौसम के औसत योग को जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मीटरोलॉजी मौसम विज्ञान है, इसमें मौसम का अध्ययन करते हैं, मीटरोज प्लस लोगस से मिलकर बना है। विश्व मौसम विज्ञान के जनक डॉन वालिया। ठीक है, और भारतीय मौसम विज्ञान के जनक LA रामदास। ठीक है, हो गया, ये दोनों यहाँ पर याद करने की चीज़ है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। क्लाइमेट्रोलॉजी, इसके अंदर जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जलवायु क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना है, जनक कोपेन है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है। सर्वप्रथम जलवायु वर्गीकरण डी कैंडेले ने किया, और कृषि की दृष्टि से सर्वप्रथम वर्गीकरण ट्रोल ने किया। ठीक है दोस्तों, इसमें इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन तो पक्के मान कर ही चलो, कुछ ये ज्योग्राफी की जलवायु भी इसमें आ गई। ठीक है, रिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना ही है। अब उसके बाद देखो, मौसम जलवायु है ना, मौसम जलवायु, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, मानसून को छोड़कर। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल देखो, एटमॉस्फेयर ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये इतना याद नहीं करना अपने को, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रखा ज़्यादा, इसलिए अपन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं डीप उनको नहीं पढ़ेंगे, अपन सुपरवाइजर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ओनली। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली रंगहीन, स्वाधीन, अदृश्य वायु के आवरण को वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी टर्म ये है, पृथ्वी के चारों तरफ यानी कि जो गैसों का आवरण पाया जाता है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की ऊंचाई है औसत 1600 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडल में वाष्प 0 से 4% उपस्थित होता है। ठीक है, ये इतना कुछ है नहीं। अब देखो, वायुमंडल में 4 भागों में बांटा गया है वायुमंडल को, वैसे तो 5 भागों में बांटा गया है। एक्सोस्फीयर है, वायुमंडल, ये अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये अपने लेवल में नहीं है, अपने को पढ़ना ओनली मेजर है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ठीक है, चलो इनको अब अच्छे से पढ़ते हैं। इनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के इतने चांस है नहीं, फिर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इनको भी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। क्षोभमंडल देखो, इसकी हाइट 8 से 18 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ता है, और इसमें सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है 85%, और दैनिक घटनाएं घटित होती है इसमें। अब देखो, घनत्व वर्ड यहाँ पर अपन कंफ्यूज होते हैं, अपन रटते हैं, रटना नहीं, अपने को कंसेप्ट समझना है। देखो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, समझ रहे हो, तो पृथ्वी
पास की चीज़ों को पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी ना खुद की तरफ आकर्षित करने के लिए, ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तब गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता जाएगा जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊपर जाएंगे। तो सबसे 85% घनत्व तो इसमें ही पाया जाता है क्षोभ मंडल में, क्योंकि सबसे करीबी पृथ्वी के ये पाया जाता है। तो यानी कि 85% घनत्व पाया जाता है पृथ्वी का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का दबाव पाया जाता है इसमें ही। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रोपोपोज, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाली परत। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसको अलग कर, इन दोनों को अलग करने वाली परत होगी ट्रोपोपोज। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, इंग्लिश टर्म याद रखना। ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, पोज मतलब रोकना। तो ट्रोपोस्फेयर ट्रोपो को पोज कर देगी, यहाँ पर ये पोज कर रही है, रोक रही है, यानी कि यहाँ पर ट्रोपोपोज रुक गया और समताप मंडल चालू हो गया। इसकी ऊंचाई है उसकी 8 से 18 हो गई, इसकी है 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, और इस मंडल में 15% घनत्व पाया जाता है, 85% इसमें और 15% इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या एक लाइन लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखी है कि 99% घनत्व 40 किलोमीटर तक पाया जाता है। 40 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर तक का ये एरिया हो गया। ठीक है, और इसमें ये 50 तक है ना, तो इसकी 40 ले लो, यानी कि 0 से लेकर 40 किलोमीटर तक का 99% घनत्व उसमें ही हो जाता है, बाकी 1% घनत्व बचता है फिर तो, यानी कि दबाव वायुमंडल उसका गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, इस मंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये टर्म अभी इंपॉर्टेंट इसमें बस यही है, ओजोन परत पाई जाती है इसमें। ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, इस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। ठीक है, इस मंडल में फोटोकेमिकल अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मध्यमंडल। ठीक है, इसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। अब इसकी हाइट है 50 से 80 किलोमीटर, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है और ये सबसे ठंडा मंडल है। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे केमियोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आयन मंडल पाया जाता है, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो ऐसी चीज़ों से ही बन सकता है, क्योंकि अपन ने प्री सीजन फार्मिंग वगैरह अपन एग्रीकल्चर के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, एआई वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खेती वगैरह करना, वो कैसे होता है, क्योंकि इसमें आयन मंडल पाया जाता है मध्य मंडल में। यह मध्य मंडल के ऊपर व ताप मंडल के नीचे पाया जाने वाला पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल में रिमोट सेंसिंग व रेडियो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भी अपन सिग्नल वगैरह मिलाते हैं, जो भी यानी कि कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो यानी कि सेंसर वगैरह होते हैं वो उस वहीं से यहाँ से आयन मंडल से जनरेट होते हैं सारे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है अपनी, यानी कि जो अपन ये प्रीसीजन फार्मिंग वगैरह में जो पढ़ते हैं वो भी आयन मंडल से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आयन मंडल याद रखना मध्य मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब तापमंडल 80 किलोमीटर से ऊपर होता है। ठीक है, वैसे तो 80 से 500 लिखा होगा, आपको ये याद रखना है 80 से ऊपर होता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सूर्य के एक तो निकट है सबसे ऊपर। ठीक है, दूसरा इसमें जो कण है सूर्य का प्रकाश आता है तो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं हीट, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें है। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, अब देखो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था जो रिमोट सेंसिंग, वो देखो किसी वस्तु को बिना छुए उसकी जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आयन मंडल में क्या सीन था, रिमोट सेंसिंग में रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा था इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अपनी सैटेलाइट वगैरह है ना, उपग्रह वगैरह, वो सब अपन आयन मंडल के अंदर, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल के अंदर ही रखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो वहाँ से कम्युनिकेट करती हैं। तो किसी इस वस्तु को बिना छुए उसकी जानकारी प्राप्त करना, इसमें क्या होता है कि अपन जैसे फार्मिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो अपने को ये पता करना होता है एआई से कि यहाँ पर खरपतवार लग रहा है, तो क्या करेंगे अपन, सैटेलाइट क्या करेगा, रेडिएशन भेजेगा उसमें। ठीक है, रेडिएशन भेजेगा, वो पृथ्वी में अपने खेत में टच होंगी सारी। ठीक है, सारे पौधों वगैरह मृदा में टच होकर वो वापस जाएंगी, वापस ऑब्जर्व करेगा, फिर वो डिकोऑर्डिनेट करेगा कि यानी कि कौन सा पौधा यानी कि अलग है, खरपतवार कौन सा है, ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग से। अब देखो एक चीज़ देखो, सामान्य लैप्स रेट, ऊंचाई के साथ तापमान का कम या ज़्यादा होना सामान्य लैप्स रेट कहलाता है, जैसे इसमें हो रहा है। देखो अब आपको ये याद कैसे करना है, अपने को ऊपर से याद रखना है, तापमंडल यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा भाई इसमें। ठीक है, इससे नीचे वाले में क्या होगा, तापमान कम होगा। ठीक है, फिर उससे भी नीचे वाले में क्या होगा, उसमें भी ताप जुड़ रहा है, समतापमंडल यानी तापमान तापमंडल के जैसा ही, तो यानी कि इसमें भी तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ेगा। और पहले पहले में क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आप इसको किसी भी तरह याद कर लो कि यानी कि शुरू से याद कर लो, पहले में यानी कि तापमान घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे, दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे में घटेगा, फिर चौथे में बढ़ेगा। इस चीज़ों को बोलते हैं सामान्य लैप्स रेट। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें अपने को, वैसे बस ये याद रख सकते हो आप, सामान्य लैप्स रेट कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कैलान की बुक में क्या दे रखा है, अभी ये टर्म है, इसको ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे दी, इसमें यानी कि मीटर के हिसाब से दे दी। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, अपने को ये याद रखनी है ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, अब तक एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्सन है। इसके अंदर क्या आएगा, मौसम के घटक पढ़ने हैं अपने। ठीक है, 2026 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। इसमें मौसम के घटक कौन कौन से हैं, सौर विकिरण, तापमान, दाब, वायु,
आर्द्रता, मानसून और वर्षा। अब इनको अपन एक एक पढ़ेंगे सारों को, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है सोलर विकिरण, ये सौर विकिरण भी बोलते हैं, ठीक है। सौर विकिरण में क्या होता है, सबसे अपने को पता है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, ठीक है। जो पूरी प्रकृति वगैरह चलती है, पौधे भोजन बनाते हैं सब वगैरह, उससे होता है एनर्जी का स्रोत, तो सूर्य ही है। तो सूर्य से अपने को एक टर्म याद रखनी है, सूर्य से अपने पृथ्वी पर टेम्परेचर वो तापमान प्रकाश पहुंचता है वो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण विकिरण रिमोट सेंसिंग हेतु उपयोग होती हैं। जैसे अपने ये रिमोट सेंसिंग पढ़ा था, इसमें क्या था, बिना वस्तु को छुए विकिरणों से पता कर रहा था, विकिरण ऐसे आएंगी, सीधी आई पृथ्वी पर टकराई और वापस चली गई, ठीक है। उनको यानी कि परिवर्तित हो गई, वो पृथ्वी पर टकरा कर वापस परिवर्तित हो गई, ठीक है। प्रकाश के छोटों कणों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आप बस, सोलर नियतांक। सोलर नियतांक कितना है, 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। मतलब इसका क्या है, सोलर नियतांक देखो क्या होता है। सोलर नियतांक एक एनर्जी है कि पृथ्वी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा और सेंटीमीटर चौड़ा, इसके अंदर कितनी एनर्जी अब्जॉर्व कर रही है, ठीक है। तो 1.94 कैलोरी अब्जॉर्व हो रही है प्रति 1 मिनट के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। और इनसे पृथ्वी से जो किरणें परावर्तित होती है ना, सूर्य से जो किरणें आई, ठीक है, मान लो ये सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आई ये पृथ्वी है, इस पर टकरा कर जो कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई वापस चली गई, इन किरणों को बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है, परावर्तित किरणें या एल्बिडो, ठीक है। और अब एक बेसिक सी चीज़ें, प्रकाश संश्लेषण है तो सबसे उपयुक्त विकिरण सफ़ेद होता है, फिर लाल होता है, ठीक है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं, मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फालतू की डिटेल में जाएंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ेंगे। पीआर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपन प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, पौधे भोजन वगैरह बना रहे हैं, तो ये कितनी यानी कि प्रकाश का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको इससे मापते हैं पीआर से। प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर। आपको ये याद रखना है बस इसमें, और कुछ ये तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर कराया था, यानी कि पौधे कितना प्रकाश अब्जॉर्व कर रहे हैं भोजन बनाने में, उसको पीआर कहते हैं, और वो अब्जॉर्व करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर। ये याद रखना है, ये बेसिकली पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दे दिया एग्जामिनर, झटका लग जाए कि भाई ये क्या हो गया, तो ये चीज़ें अपने को अलग लिख लेनी है, मेन डाटा वाली ये चीज़ें, ठीक है, टर्म्स। एल्बिडो को एल्बिडोमीटर से मापते हैं, नॉर्मल है। एल्बिडो तो समझ गए, परावर्तित किरणें, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं पढ़ना इतना कुछ। अब देखो C4 C3 कैंप प्लांट्स का वर्गीकरण। अब इसके अंदर क्या है, कैंप प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मुख्य खरपतवार, मिलेट्स, ये तो आप सब जानते होंगे, अपन ने पढ़ रखा है पहले भी, क्रॉप्स वगैरह में पढ़ते हैं। C3 प्लांट हो गए, C4 और कैंप प्लांट के अलावा जो भी बच गए वे सारे C3 हैं। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सारे देखो पत्ते एक जैसे ही होते हैं सारों के, तो ये मेजर है C4 प्लांट्स होते हैं, और खरपतवार भी। अब देखो कैंप प्लांट्स क्या होते हैं, पाइनएप्पल, सिसेल, कैक्टस, ग्वारपाठा हो गए, ठीक है। तो इनको यानी कि इतना याद नहीं रखना, बस ये थोड़ा बहुत याद रखना है, C4 और C3 नॉर्मली, ये बेसिक है यार अपनी एग्रीकल्चर का ही, ठीक है। C4 प्लांट में क्रेंज एंड एनाटोम पाई जाती है, इतना सुपरवाइजर का लेवल का नहीं है। उसके बाद अपन चलते हैं, देखो बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन, ठीक है। इसमें खोजकर्ता वगैरह कुछ याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है तापमान का पुष्पन पर प्रभाव को बसंतीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि तापमान ये डिसाइड कर रहा है कि पुष्पन कितना % होगा, कितना % नहीं होगा, पुष्पन पर प्रभाव पड़ रहा है। कि कुछ क्रॉप्स में ऐसा होता है कि यानी कि अधिक तापमान से ज़्यादा पुष्पन आता है, किसी में तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो पुष्पन कम होगा, उस चीज़ को बोलते हैं अपन बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन, ठीक है। ये इतना बेसिक है, नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फोटोपीरियोडिज्म, प्रदीप्तिकालिता, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव, उसमें तो प्रकाश का तापमान का पड़ रहा था, ठीक है, कितना टेम्परेचर था वो डिसाइड कर रहा था पुष्पन को। इसमें क्या है, प्रकाश की अवधि यानी कितने घंटे प्रकाश आ रहा है वो डिसाइड करता है। प्रदीप्तिकालिता, पैसे प्रकाश याद रखना, ठीक है। प्रदीप्तिकालिता के इसके खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है, पहले यानी कि डब्ल्यू वगैरह में पूछा भी गया है, गार्नर व एलार्ड इसके खोज करता है, ठीक है। प्रदीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, SDP, LDP, DNP। SDP पादप, सोडे पादप, वे पादप जिनको पुष्पन के लिए यानी कि 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है बस, ठीक है। इसके अंदर बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, तिल आदि आ गए, ठीक है। और 8 से 10 घंटे है, ठीक है। और यानी कि LDP के अंदर क्या है कि सभी रबी की फसलें आती हैं, लॉन्ग डे प्लांट, सारी रबी की फसलों को यानी कि टेम्परेचर चाहिए भाई 14 घंटे से ज़्यादा, रबी की सारी फसलें आ गई इसमें, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा क्रॉप्स के, पूछ लेगा नहीं इनमें से कौन सा LDP पादप है, ठीक है। 3 यानी कि SDP दे देगा, ऐसी चीज़, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इस पोर्शन को इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। अब इसमें यानी कि आपको ज़्यादा याद और कुछ फालतू की मैटर याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है SDP में 10 से कम, LDP में यानी कि 14 से ज़्यादा,
और DNP दिवस निष्क्रिय पौधे, ये ऐसे पौधे होते हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, पुष्पन वगैरह पर, चाहे प्रकाश पूरे दिन आओ पूरी रात आओ कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। तो इनमें हो गया सूरजमुखी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक नोट देखो इंपॉर्टेंट, मध्यवर्ती प्लांट्स, इनमें क्या होता है कि अपन पढ़ रहे थे, एक तो यानी कि SDP को तो 10 से कम चाहिए, LDP को 14 से ज़्यादा चाहिए। इसके अंदर क्या है कि 10 और 14 के बीच के घंटे का तापमान चाहिए कुछ स्पेशल पौधों को, ठीक है। ना तो वो LDP है, ना वो SDP है, ना वो DNP है, वो अलग ही है। जैसे गन्ना, इसको भाई 12 से 14 घंटे प्रकाश चाहिए, तभी इसमें यानी कि वृद्धि होगी और पुष्पन वगैरह होगा, ठीक है। अब गन्ने में देखो 12 से 14 में से अधिक या कम हो गया ना प्रकाश, तो इसमें पुष्पन वगैरह नहीं होता। इसलिए इसकी इंस्टीट्यूट की स्थापना, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इसके हिसाब से होता है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि टेम्परेचर का नाम आ गया, सॉरी, प्रकाश की अवधि, ठीक है। तमिलनाडु साउथ के अंदर प्रकाश है ना 12 से 14 घंटे पड़ता है ये, ठीक है, ना ज़्यादा कम है, ना अपने राजस्थान की तरह ज़्यादा है, ना यानी कि जम्मू कश्मीर की तरह कम है, एकदम बढ़िया तरीके। तो गन्ना तमिलनाडु में, इसलिए वहाँ पर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था इसका। अब उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रकाश की अवधि को कैम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ये 11th 12th में नहीं है, कैलांकी में भी नहीं है, ये कोचिंग में एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई गई है, ठीक है। अभी इसमें डीप ज़्यादा लिखा रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या होता है। अब ये होता क्या है, सनशाइन रिकॉर्डर ये होता है कि सूर्य का कितना प्रकाश आया, कितने घंटे तक आया आज के दिन, यानी कि आज के दिन कैसे पता करेंगे, सूरज का इतने घंटे तक प्रकाश आया है भाई, ठीक है। तो उसके लिए सनशाइन रिकॉर्डर होता है जो सूर्य की यानी कि किरणों से रिकॉर्ड कर लेता है। इसमें क्या होता है, एक कांच का गोला होता है, ठीक है, ये कांच का गोला है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, धूप में रख देते हैं उसको, उस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़कर परावर्तित किरणें नीचे उसमें करो कार्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लो भाई, एक कांच का गोला लिया और गत्ते ले लिए तुमने 3, ठीक है, गत्तों पर नंबरिंग कर दी तूने, और उसमें प्रकाश के गोले पर टेम्परेचर, प्रकाश की पड़ा उस कांच के गोले पर और प्रकाश परावर्तित हुआ और उस गत्ते पर पड़ेगा। जैसे अपन बचपन में वो लेंस से वो नहीं जलाते थे, पॉलीथीन वगैरह जलाते थे वो परिवर्तित किरणों से, ऐसे ही सीन है। तो इसमें यानी कि ग्राफ जहाँ जहाँ जल जाता है उससे पता चल जाता है भाई, यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ा और यहाँ तक जल गया ग्राफ, यानी कि मध्यम कर्व कार्ड तक जल गया, ठीक है। ऐसे ही पता चल जाता है कि यानी कितने घंटे प्रकाश होता है कितने। तो इसमें क्या करना है अपने को, बस ये पूछ सकता है कि यानी कि शॉर्ट कर्व कार्ड का यूज कब करते हैं, तो अपने को ये याद रखना है, इसमें 3 कर्व होते हैं, शॉर्ट कर्व, स्ट्रेंट कर्व और लॉन्ग कर्व कार्ड, ठीक है। शॉर्ट कर्व का अपन यूज करते हैं सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि प्रकाश शॉर्ट ही होता है, इसमें ज़्यादा लंबे, ज़्यादा धूप तो पड़ती नहीं। स्ट्रेंट का समान दिनों में, मध्यम दिनों में, और लॉन्ग का गर्मियों में, ठीक है। इतना याद रखना है अपने को, बस नॉर्मल ये याद रखना है। इसमें प्रकाश की अवधि को कैम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए, दूसरे पर, तापमान पर, ठीक है। अब तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। सर्वाधिक, दिन का सर्वाधिक तापमान 2 बजे मापते हैं, ठीक है, और दिन में सबसे न्यूनतम तापमान सूर्योदय से पहले, ठीक है। इसमें कुछ याद मत रखना, बस सूर्योदय से पहले याद रखना। सर्वाधिक धूप 12 बजे होती है, यानी कि धूप तो 12 बजे पड़ी सबसे ज़्यादा। फिर आप सोचोगे कि फिर सबसे ज़्यादा तापमान 2 बजे कैसे हुआ, तो वो ये है कि धूप तो 12 बजे पड़ रही है, फिर उसको यानी कि अपनी मृदा, सोइल वगैरह, अपना इन्वायरमेंट है, उस धूप को अब्जॉर्व करेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 2 बज जाते हैं इतने में, तो सर्वाधिक टेम्परेचर 2 बजे। अब देखो सूर्य का तापमान 6000 केल्विन, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इतना कुछ नहीं है। अब अपने को इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी ये आ गई, 11th में 12th में भी थी, ठीक है। न्यूनतम तापमापी और अधिकतम तापमापी, ठीक है। अब अपन इनको पढ़ते हैं। न्यूनतम तापमापी क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा दूँ इसको, हाँ ये देखो, ये तो अधिकतम तापमापी है और ये हो गया न्यूनतम तापमापी। अब अधिकतम तापमापी में क्या होता है कि यानी कि ये -35 डिग्री से लेकर प्लस के 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकता है ये अधिकतम तापमापी, -35 से -55। और न्यूनतम कितने का नापता है, न्यूनतम मापता है -40 से प्लस के 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो 50 ज़्यादा है या 55, 55 ज़्यादा है, और माइनस के अंदर भी 35 माइनस पर नाप रहा है, ये ज़्यादा नाप रहा है, और ये 40 तक ही जा रहा है बस। तो न्यूनतम तापमापी कम तापमान नापता है, और अधिकतम यानी कि अधिकतम सीमा तक नाप सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अधिकतम के अंदर तो पारा भरा होता है, ठीक है, और न्यूनतम के अंदर होता है एल्कोहल। ये चीज़ें यानी कि इनमें हाँ लिखा रखी है, देखो न्यूनतम के अंदर एल्कोहल भरा होता है और अधिकतम के अंदर पारा भरा होता है, ठीक है। अब मर्दा में तापमान थर्मोकपल से नापा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। मर्दा के अंदर थर्मोकपल से, वैसे सामान्य तापमान मापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है, वायु वगैरह का, इन्वायरमेंट का, और मर्दा का तापमान मापते हैं थर्मोकपल से, जो 5, 10, 15 सेंटीमीटर की गहराई तक का होता है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब देखो बेस तापमान, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है फिर से,
इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। बेस तापमान वह तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, कम हो जाती है, उसे बेस तापमान कहते हैं। जैसे गेहूं का बेस तापमान है 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि गेहूं का बेस तापमान वो होता है जहाँ पर आकर वृद्धि रुक जाती है। यानी कि गेहूं को है ना 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया ना, 5 पर भी ये चलो वृद्धि कर लेगा, धीरे धीरे करो चाहिए, लेकिन 5 से कम हो गया ना फिर इसकी वृद्धि रुक जाएगी वहीं की वहीं प्लांट। ठीक है, और खरीफ की फसलों का होता है बेस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। बेस मतलब यानी कि मिनिमम, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए भाई। ठीक है, और रबी की फसलों का होता है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से गेहूं का नीचे आ गया 4.5 आ गया तो वृद्धि रुक जाएगी, और खरीफ का हो गया 10। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज़ें देखो, ये यानी कि लिखा ही नहीं थी कोचिंग वगैरह नहीं, ये यानी कि मेरे को कैलांकी में मिली है। प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो जैविक क्रियाएं दुगनी हो जाती हैं। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण वगैरह सब कुछ बनाना, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते ही दुगनी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि 10 बढ़ाते जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी दुगनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाएगी, नहीं, एक निश्चित टेम्परेचर तक। ठीक है, यानी कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर 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 तक यानी कि दुगनी हो जाती हैं, जिसे तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है, जो यानी कि TQ बराबर 10 से प्रदर्शित करते हैं। 10 मतलब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि हो रही है दुगनी, तो TQ बराबर 10। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस टेम्परेचर पर सर्वाधिक ज़्यादा होता है पौधों में, तो वो होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। अपने को ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब कोऑर्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, WO में पूछा गया है। पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक न्यूनतम, इष्टतम, अधिकतम तापमान को कोऑर्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। अब आप पूछोगे ये क्या होते हैं भाई, इसको आप यहाँ पर समझो। देखो, ये 12th की बुक में भी दे रखा अपने। न्यूनतम तापमान वो होता है, यानी कि कम से कम इतना टेम्परेचर तो होना ही होना चाहिए इस फसल की पैदा करने के लिए। ठीक है, इष्टतम वो होता है कि एकदम परफेक्ट है भाई, यानी कि एकदम मज़ा सा आ गया, इतने टेम्परेचर पर बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी क्रॉप, वो हो गया। और अधिकतम क्या हो गया कि भाई बस इससे ज़्यादा ना होना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी, क्रॉप ऐसे बोल रही है कि न्यूनतम यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए तो मैं मर जाऊंगी, इष्टतम पर मैं बहुत बढ़िया पैदा दूंगी, और अधिकतम टेम्परेचर हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, और इष्टतम हो गया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम हो गया 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए हो गया 15 से 18, 30 से 38, और अधिकतम हो गया 45 से 50। इसको जरूर याद रखना इन तीनों को। ठीक है, या तो ये तीनों याद रखना, इससे आपकी सारी क्रॉप कवर हो जाएंगी, या फिर डायरेक्ट ये याद रख लेना कि खरीफ की फसलों के लिए यानी कि 10 डिग्री बेस टेम्परेचर, और रबी के लिए 5 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपन, वो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। दाब, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब घटता है। आपको मैंने बताया था घनत्व कम होगा तो दाब घटेगा, क्योंकि अपन ऊपर जाएंगे, अपन नीचे हैं तो अपने पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे से तो पृथ्वी का, और ऊपर से फिर अपने पर वायु का दाब पड़ रहा है अपने ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो हट जाएगा। दाब को बेरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और इसको देखो, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल या बार होती है। ठीक है, 12th की बुक में लिख रखी है, 11th की बुक में वायुमंडल दाब की इकाई होती है मिली बार। दाब की पास्कल या बार हो गई, वायुमंडल दाब की मिली बार हो गई। ठीक है, एक बार में 1000 मिली बार होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को इकाई याद रखनी है बस। ये नहीं पूछेगा कि एक बार में कितने मिली बार होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते रद्दी, कुछ सेंस होता है क्वेश्चन का भी। ठीक है, एग्जामिनर इतने रद्दी क्वेश्चन नहीं देगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई मिली बार होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, इसको बेरोमीटर से मापते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, और कुछ याद मत रखना है इसमें। वायु, वायु में देखो, जिस दिशा से वायु आ रही है ना उसको बोलते हैं विंडवार्ड, और जिस दिशा में जा रही है उसे बोलते हैं लेवार्ड। ठीक है, अब वायु है, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। जैसे आपने समझाओगे, देखो इधर ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का प्रेशर इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ प्रेशर कम है, तो चीज़ इधर ही तो आएगी, अधिक प्रेशर से कम की तरफ। ठीक है, तो उच्च वायुदाब इधर ज़्यादा दाब पड़ रहा है तो एक कम की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो, वायु की दिशा मापने का यंत्र विंड वेन हो गया, और वायु की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर हो गया। गति मतलब, अब देखो अपने इनमें कन्फ्यूज होंगे कौन सा विंड वेन था कौन सा यानी कि एनीमोमीटर किस में आएगा। तो देखो, जैसे अपनी बाइक होती है, बाइक या गाड़ी के अंदर अपन रेस देते हैं तो रेस के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, स्पीड मापने का अंतर हो गया ना, स्पीड के लिए उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं अपन। मीटर उसी में लगता है जो यानी कि स्पीड वगैरह या फिर जो यानी कि वेग वगैरह किसी चीज़ को मापता हो। ठीक है, तो ये यानी कि गति को माप रहा है तो एनीमोमीटर हो गया। मीटर में ही तो मापेंगे गति को, कितनी यानी कि स्पीड चल रही है, उसमें वो लिखे होते हैं संख्या, ऐसे ही उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ऐसे ही एनीमोमीटर। और दिशा मापने को विंड वेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आर्द्रता, आर्द्रता के अंदर इसका मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। ठीक है, इसको सेकेरोमीटर भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखना। आप तो देखो इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ याद मत रखना, बस ये चीज़ें जरूर याद रखना, हाइग्रोमीटर और सेकेरोमीटर किससे किस चीज़ को मापते हैं वो अपने को जरूर याद रखनी है। ठीक है, जिससे जिस चीज़ को मापते हैं।
आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में जो नमी होती है, जल की मात्रा होती है, उसे आर्द्रता कहते हैं। इसे यानी कि उसमें तापमापी से मापा जा सकता है। हाइग्रोमीटर में ड्राई बल्ब थर्मामीटर और वेट बल्ब थर्मामीटर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये आपको बता दो। देखो ये रहा शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब। ठीक है, ये हाइग्रोमीटर अपना, हाइग्रोमीटर के अंदर लग रहा है शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब। अब इसमें भी वही सीन होता है, शुष्क बल्ब होता है ना, इसमें यानी कि पारा होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज़ होती है इन दोनों में, इसके तापमापी से तो अपन क्या कर रहे थे, वायु के अंदर तापमान माप रहे थे। ठीक है, और थर्मोकपल से क्या कर रहे थे अपन, मृदा का तापमान माप रहे थे। और इससे क्या होगा कि आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल में। ठीक है, तो इस थर्मामीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अब देखो टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी वगैरह याद नहीं करनी अपने को। और हाइग्रोमीटर देखो इसमें भी मीटर लगा हुआ है, तो ये नंबरिंग सिस्टम माप रहा है, समझ रहे हो? जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड मापता है, ऐसे यानी कि एनीमोमीटर गति नापता है। अब देखो ये चीज़ें हो गई। अब आर एच का सूत्र याद रखो अपने। आर यानी कि ये आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको, ये 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, स्पेसिफिक आर्द्रता और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अपने को रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद रखनी है बस, ये दोनों पढ़ो ही मत, याद ही मत करो। सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। अपन ने रोग वगैरह पैथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आती है आर एच, यानी कि 90% होने से रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 95 से ऊपर, वो सीन है। तो आर एच का सूत्र क्या होता है, वास्तविक वायुदाब बटे संतृप्त वायुदाब गुणा 100। अब अपने 11th के हिसाब से पढ़ते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता गुणा 100। यानी कि किसी वायु में मान लो कोई वायु है, वो भाई 100 लीटर तक है ना जल नमी को ग्रहण कर सकती है, 100 लीटर तक। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लीटर का मैं, तो 100 लीटर तक ग्रहण कर सकती है। लेकिन उस वायु के अंदर नमी है मात्र 50 लीटर ही। ठीक है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, क्षमता तो है 100 लीटर, लेकिन उनमें उपस्थित 50 है, चाहे 150 हो चाहे 50 हो। ठीक है, 150 तो कैसे होगा, क्षमता ही जब 100 है। तो उसको इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, कितना जल है वायु के अंदर और वो कितना और ग्रहण कर सकती है, संतृप्त कब होगी वो। ठीक है, गुणा 100। ये नॉर्मल है, इसमें क्वेश्चन बाई चांस बनेगा तो यहाँ से बन सकता है उसमें, वो तो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। अब देखो वाष्पीकरण को मापने का यंत्र ओपन पान एओपोरीमीटर। ठीक है, और सिंचाई के निर्धारण में उपयोगी कैन एओपोरीमीटर। ये अपने को रटना ही पड़ेगा, दोनों याद करने अपने को। ठीक है, अब उसके बाद बादल, बादलों का अध्ययन निफोलॉजी में किया जाता है, बादलों को ओक्टा से मापा जाता है, ये तो नॉर्मल है, ये भी कुछ याद नहीं करना। अब अपने को मेजर बादल देख लो कौन से, सिरस तीतरपंखी बादल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, ये सूर्योदय सूर्यास्त के समय लालिमा लिए होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं सिरस तीतरपंखी बादल। ठीक है, ये बादल बरसात नहीं करते, बट ये यानी कि नीचे आकर दूसरे बादलों में परिवर्तित होकर बरसात कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है कोलुम्बस। ठीक है, ये गर्मियों में अधिक सक्रिय होते हैं, इन्हें कपासी बादल या डोम मैजेस्टिक बादल भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा अपने को याद रखना है स्ट्रेटस बादल। इसमें ये चारों आ गए, निम्बो स्ट्रेटस, कोलुम्बोनिम्बस स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, सारे आ गए। इसके अंदर ओनली अपने को ये याद रखना है, ये बरसात के लिए सक्रिय होते हैं, क्योंकि अपने 11th में देखो मात्र ये 2-3 ही दे रखे हैं। देखो आपको दिखा दूँ, ये रहे बादल, तीतरपंखी बादल, ठीक है, सिरस बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, वर्षा नहीं करते। दूसरे कपासी पुंज में कोलुमस कोमुलस क्लाउड हो गए। ठीक है, ये यानी गर्मियों में सक्रिय होते हैं, डोम बादल भी कहते हैं इनको। और फिर तीसरा है स्तरी मेघ बादल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये बरसात वगैरह करते हैं, ये अलग अलग ऊंचाई पर पाया जाता है। कोई नीचे बरसा बूंदाबांदी करता है, कोई यानी कि ज़्यादा तेज़ वर्षा करते हैं, उनमें इनको पार्टों में बांटा गया। ये पार्ट पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज होंगे, अपने को बस ये याद रखना है कि स्ट्रेटस बादल हैं जो बरसात करते हैं। अब उसके बाद देखो पढ़ना है ओनली, वर्षा की मात्रा को मापते हैं 8:30 बजे, और ईटी को मापते हैं अपन 2 बजे। इवो ट्रांसपायरेशन, ये नॉर्मल टर्म है, ये अपने को याद करनी पड़ेगी। अब देखो मानसून, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये अपने को याद रखनी कुछ टर्म। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है 1000 mm, भारत में होती है 1194 mm, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है 575 mm। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 57.5 सेंटीमीटर। ये अपने राजस्थान का बेसिक नॉलेज भी है। ठीक है, ये अपने ज्योग्राफी से भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जरूर याद कर लेना। मानसून के प्रकार अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे, फिर पढ़ लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून, भारत और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी में, और इसके अंदर क्या है, कुल वर्षा का 75% इसी से प्राप्त होता है। इससे जून जुलाई में आगमन होता है। ठीक है, 1 जून को मानसून केरला में प्रवेश करता है, इसलिए केरला को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। अभी दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 2 शाखाओं में बटा हुआ है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला। तो अपनी भारत में सर्वाधिक वर्षा है ना अरब सागरीय से होती है। ठीक है, परंतु राजस्थान में अपनी 10% ही वर्षा होती है। इससे भारत के अंदर 80% होती है, राजस्थान के अंदर 10% होती है। क्यों?
क्योंकि ये अपनी अरावली पर्वतमाला इसको रोक नहीं पाती, ये सीधा चला जाता है, ठीक है। अपने पश्चिमी राजस्थान में नॉर्मली अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यही बरसात करता है, ठीक है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाला, इससे ओवरऑल भारत के अंदर तो 20% वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर 90% इसी से होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली वर्षा ही राजस्थान में करता है मेरे भाई। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूरे इंडिया के ऐसे चक्कर लगाकर देखो इधर से आकर फिर आता है ये कोटा वाले रील इस, ठीक है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये बरसात करता है। और अपना जो मानसून है ना अरब सागरी, वो क्या करता है बेचारा, इधर से आता है, ऐसे आया और सीधा निकल गया, ठीक है। ये तो ये भारत में तो 80% करता है, लेकिन राजस्थान में 10% ही कर पाता है। और बंगाल की खाड़ी वाला भारत के अंदर 20% करता है और राजस्थान के अंदर 90%। एक दूसरा मानसून है अपना उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, जो टोटल वर्षा 10 से 15% योगदान है। ये क्या है, ये क्या होता है कि जब अपना मानसून है ना, जो ये दक्षिण पश्चिमी यानी जो भी मानसून है वो चला गया, ठीक है, इधर, और जाकर बादल वगैरह मानसून वगैरह चला गया, लेकिन जो वो वापस आएगा ना, वापस आते टाइम भी उसमें विपरीत हवाएं चलेंगी। जब पूर्वाई हवाएं चलेंगी तो वो वापस आते टाइम भी उसमें कुछ कुछ परसेंट यानी कि जल होता ही है। तो वापस आते टाइम फिर वो यानी कि बरसात करता है, तो वो करता है साउथ के रिलीजन में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगमन होता है इसका नवंबर दिसंबर में, ठीक है, सर्दियों के टाइम। अब देखो मावट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ज्योग्राफी के लिए भी। यह पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है। यह रबी की फसल हेतु अत्यधिक लाभदायी होती है। गेहूं सरसों चना है तो इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है समझ गए? अपने भारत में यानी कि ये आता है, इसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों से आती है ये हवाएं, उनके साथ यानी कि वो जो मानसून होता है उधर का वो लेकर आती है। पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं मानसून काल में देखो इधर से आती हैं, ये पूर्वाई इधर से इधर बहती हैं, इन्हें यानी कि मानसून काल में वर्षा पवन भी कहते हैं। नॉर्मल। अब देखो मौसम पूर्वानुमान है, इसकी विधियाँ अपने नहीं पढ़नी, सब फालतू का कचरा। ये पढ़ना अपने को। मौसम पूर्वानुमान को 3 भागों में बांटा गया है: लघु मौसम पूर्वानुमान, मध्यम मौसम पूर्वानुमान, दीर्घ मौसम पूर्वानुमान। लघु मौसम पूर्वानुमान क्या होता है? कुछ घंटों से 3 दिन के भीतर, ठीक है, 3 घंटों का पढ़ने यानी कि अनुमान कर दिया कि भाई 2 दिन में ये बरसात होगी या फिर अगले 4 घंटे बाद इतनी बारिश होगी, वो लघु मौसम पूर्वानुमान। ये क्या करता है, ये किसानों को अपने एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है ये कि किसानों को बताता है कि भाई इरिगेशन वगैरह कर रहे हो अब खेतों में तो मत करना, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में या इतने दिनों में बरसात होने वाली है, ठीक है। और मध्यम मौसम पूर्वानुमान ये बुआई और कटाई का समय निर्धारण करता है। दीर्घ मौसम पूर्वानुमान ये 10 दिन से एक ऋतु का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फसल चक्कर फसल प्रणाली के रूप में निर्धारित करता है कि भाई फसल चक्कर में किस फसल को लेना है इस बार, यानी कि बरसात होगी या नहीं होगी, इस ऋतु में बारिश आएगी ज़्यादा आएगी तो कौन सी फसल बोनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद होगी वर्षा। वर्षा क्या होता है, इन वर्षा के बूंदों कणों का आकार अगर 0.5 mm से कम होता है तो उसे ड्रिजलिंग कहते हैं। ड्रिजलिंग मतलब छोटी छोटी बूंदे, बूंदाबांदी बोलते हैं अपन जिनको अपन बरसात मानते नहीं हो उसकी तरह बोलते हैं जिनको, यानी कि 0.5% से कम होता है ना अगर बूंदों का आकार तो ड्रिजलिंग हो गई, और बूंदों का आकार 0.5 mm से अधिक हो गया, ठीक है, तो उसे वर्षा कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना। देख भाई अपन अब तो अपन पढ़ लेते हैं, याद हो जाती हैं, एग्जाम में अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जरूर याद रखना। 0.5 mm आएगा, 0.5 सेंटीमीटर भी आएगा, ठीक है, 0.5% भी आएगा ऑप्शनल में, ऐसे आएंगे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा 0.5 mm 0.10 mm, ऐसे नहीं आएगा। टर्म्स यही रहेगी 0.5 वाली, mm सेंटीमीटर प्रतिशत ऐसा आ जाएगा, तब अपन कंफ्यूज होंगे कि अपन ने पढ़ा तो 0.5 ही था पर आगे क्या था, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फसल बरसाती दिन 24 घंटे में अगर 5 mm या इससे अधिक वर्षा जल प्राप्त होता है उसे फसल बरसाती दिन कहते हैं, क्योंकि वो फसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 5 mm से ज़्यादा अगर मर्दा 5 mm से अधिक गहराई तक अगर गिल्ली है, 5 mm से ज़्यादा वर्षा हो रही है 24 घंटे में, तो उसे फसल बरसाती दिन माना जाएगा। बरसाती दिन में क्या होता है, 2.5 mm से अधिक होनी चाहिए, और फसल बरसाती में 5 mm से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब वर्षा को मापने का यंत्र रेन गेज, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखो कृत्रिम वर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इस टॉपिक में भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन भी बन जाए ना तो भी वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पोर्सन ही इतना बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है इसमें, क्योंकि इसमें अपने को एग्रीकल्चर रिलेटेड भी जलवायु पढ़नी रहती है, ठीक है। अपने यानी कि राजस्थान जीके की टर्मिनोलॉजी भी इसमें पढ़नी पड़ती है अपने को, और जो यानी कि फसल कार्य की है, ठीक है, उसमें फिजियोलॉजी क्रॉप फिजियोलॉजी वगैरह उसका भी इसमें पढ़ना पड़ता है अपने को, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कृत्रिम वर्षा क्या है, सर्वप्रथम यूएसए में कराई गई। इसमें क्या होता है, NaCl और AgI, ठीक है, रसायनों का यूज करते हैं, साधारण नमक और सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें देखो बादल यानी कि तापमान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वो अपन ने वर्षा के आधार पर पढ़े थे, ये तापमान के आधार पर, तो कन्फ्यूज मत होना। तापमान के आधार पर गर्म बादल जिनमें तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, उनमें NaCl रसायन का यूज करेंगे अपन कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। और ठंडे बादल, इनमें तापमान ठंडे मतलब तापमान कम है, इनमें तापमान कम होगा तो इसमें AgI सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग करते हैं, और शुष्क CO2 का प्रयोग करते हैं। शुष्क CO2 को जरूर नहीं है याद करना,
ठीक है। अब देखो अम्लीय वर्षा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने को याद रखनी है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पीएच 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का। अब बाई चांस थोड़ा और लेवल का आ जाए क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी होती है, NO2 और SO2, ठीक है। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा होता है, तो इन गैसों से मिलकर अम्ल बनता है। अम्लीय वर्षा देखो होती क्या है, जैसे आपने को पता है CaCO3 अपना ताजमहल है उसको नुकसान पहुंचा रही है ये चीज़ें, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है SO2। अब ये क्या करती है, अपना प्रदूषण वगैरह है, कंपनियां वगैरह, जैसे ताजमहल के पास है ना, मथुरा के अंदर इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, तो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है SO2। वो SO2 आसमान में बादलों में चला जाता है धुआं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, वो जल के साथ मिलकर, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर SO2, ठीक है, जल के साथ मिलकर क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब इसमें क्या होता है देखो, दूसरा फिर NO2 गैस है, वो H2O के साथ मिलकर HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये अपने को याद रखना, मैं आप पढ़ा आप लेना, ठीक है, मैं तो बस एक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अब वायुमंडल तथा मर्दा वायु में गैसों का संगठन, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, CO2 है ना, वो वायुमंडल के अंदर 0.03% पाई जाती है, और मर्दा के अंदर है ना CO2 की सांद्रता 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि 0.25 से 0.30%, ठीक है। अब देखो SO2 का प्रदूषक सूचक, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, हाँ ये अलग से ऐड की थी, SO2 का प्रदूषक सूचक होता है लाइकेन, ये तो अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं साइंस वगैरह में। अब प्रतिदिन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है, पहले CO2 की सांद्रता वायुमंडल में 0.03% थी, अब वायुमंडल में 0.04% हो गई, नया डाटा के हिसाब से, लेकिन अपने को 0.03 याद रखने, ठीक है। अब मृदा में वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। अपन कारण क्या होता है, सूक्ष्म जीव वगैरह विच्छेदन वगैरह क्रिया करते हैं, कार्बन बढ़ता जाता है, ठीक है, उत्सर्जन वगैरह होता रहता है, ये चीज़ें नॉर्मल है। अब देखो हरित गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जलवाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैस ही है, लेकिन ये नुकसान नहीं करती अपने, सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस यही है। अब देखो ग्रीन ग्रह प्रभाव होता क्या है, हरित ग्रह प्रभाव, आपको एक क्लियर चीज़ बता, देखो सूर्य से जब प्रकाश आएगा, ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, वायुमंडल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये क्रिया तो ये अच्छी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी क्रिया ही है, जब तक अपन ये लिमिटेशन में हो रही है। तो इसमें क्या होता है, वो कण सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, जिससे पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर रात के अंदर है ना मेंटेन रहता है। अगर सूर्य की किरणें आई सीधी, ठीक है, और वो सीधे ही वापस चली गई ना परिवर्तित होकर, तो रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये कण क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश आया उसको ऑब्जर्व कर लिया, जाने नहीं दिया, वापस वायुमंडल के अंदर रोक लिया, तो उससे क्या होता है कि फिर वो रात के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है अपनी पृथ्वी का, ठीक है। अब इसमें जलवाष्प है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा, यानी कि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, ठीक है, वापस यानी किरणों को जाने से ये रोकता है। अब लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा अपने को, कि यानी कि ये नेचुरल चीज़ से हो रही थी ना जितनी परसेंट, तब तक तो ठीक था। CO2 यानी कुछ परसेंट कर रही थी योगदान, CH4 भी कर रही थी, ठीक है, N2 और CFC भी कर रही थी अपनी अपनी तरफ से, तो ठीक चल रहा था। लेकिन अपन ने क्या किया, CO2 का प्रोड्यूस ही ज़्यादा कर दिया अपन ने, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया CO2 का, ईंधन वगैरह फैक्ट्रियाँ वगैरह है, N2O का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, उससे क्या हो गया, टेम्परेचर और ज़्यादा लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ने लग गया, हर साल बढ़ता रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जो बहुत ही नुकसानदायक है अपने इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रहे हैं। अब देखो, अब इसमें देखो अपने को सिंपल चीज़ याद रखनी है, हरित गैस है ना, इसमें योगदान देखो CO2 है, ये 76% योगदान देती है नुकसान का, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावी तो जलवाष्प है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता, नुकसान की दृष्टि से CO2 76% योगदान देती है। अब इसमें क्या है, सर्वाधिक नुकसान नहीं करती अपन, ये ओनली योगदान दे रही है, जलवाष्प के साथ सर्वाधिक योगदान ये हो गया CO2 का, ठीक है। इसमें 66% तो हो गया कृत्रिम, नेचुरल रूप से 10 से 20% ही दे रही थी योगदान, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन अपन ने क्या किया, ज़्यादा धुआं वगैरह कर दिया, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा कर दी, पेड़ वगैरह काट दिया, उससे क्या हो गया, CO2 66% तो अपनी वजह से बढ़ गई, 66% नुकसान अपनी वजह से बढ़ गया, ठीक है। और CH4 16%, CFC 2 से 3% और N2O है 6%। ये सब आपको कोई अलग लिखाएगा, कोई कोचिंग वाला अलग लिखाएगा, लेकिन ये ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। अब देखो नुकसान क्या होता है, मान लो CO2 है ना, ये 1% नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, एक ये बेसिक आधार होता है मापने का, CO2 1% नुकसान पहुंचा रही है, तो CH4 है ना, ये 16% योगदान है, ये CO2 का 25 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है CO2 से भी, ठीक है। योगदान CO2 का ज़्यादा है सबसे, ठीक है, लेकिन नुकसान ये सबसे कम पहुंचा रही है, CH4 25 गुना, CFC है सबसे कम है, ठीक है, वायर यानी कि इन्वायरमेंट में सबसे कम गैस है, ये योगदान भी इसका कम है, 2 से 3% ही पाई जाती है, लेकिन ये 10,000 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। N2 है 6% पाई जाती है, 298% नुकसान पहुंचाती है। अब देखो अपने को बस ये दोनों चीज़ याद रखनी है, इन चीज़ों को छोड़ो, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। हरित गृह गैस का योगदान देखो, ये अपने को यानी कि क्रम वाइज करने वाला ऑप्शन
पर्सन आ जाए तो कैसे करना है। हरित गृह योगदान है ना, योगदान के अंदर CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4, फिर N2O, फिर CFC। ठीक है, बनना पड़ा CO2, CH4, फिर 6% N2O और फिर CFC 2 से 3%। और नुकसान सबसे ज़्यादा कौन सी पहुंचा रही है, नुकसान में इसको उल्टा कर दो। कोचिंग वाले ये लिखा रहे हैं CFC पहले, ये गलत है। ठीक है, अब नुकसान को उल्टा कर दो, CFC सबसे पहले, फिर उसके बाद N2O, ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, फिर CH4 नुकसान करती है, फिर CO2 नुकसान करती है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर। अभी तो बच रहा है टॉपिक बहुत, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में बने रहें भाई। इस टॉपिक से यानी कि बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना है। इस क्लास को आप बार बार 2 बार 3 बार सुन लिया, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अब देखो, कृषि का हरित गृह गैसों में योगदान 28% होता है। अब आप बोलो कृषि का योगदान कैसे होता है भाई। कृषि में मान लो अपन ने यानी कि जो फसल का भूसा वगैरह उसको जला दिया, धुआं गया, ठीक है, CO2 वगैरह की मात्रा बढ़ी। ठीक है, दूसरा धान के खेत में CO2 मेथेन गैस बहुत ज़्यादा CO2 का नाम आ गया, सॉरी, मेथेन गैस CH4 बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो धान के खेत से हो गया। दूसरा, पशु वगैरह, पशुओं के आंतों में मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो निरंतर मीथेन गैस का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऐसे करके अपने यानी कृषि से योगदान है 28%। ये याद मत रखना धान वगैरह का, ओनली ये याद रखना 28%। अब देखो ऑब्जर्वेटरी, अब अपन कृषि के यंत्रों पर आ गए हैं। ठीक है, अपन ने ज़्यादातर कुछ क्लियर कर लिया, हरित गृह गैस भी कर लिया, अभी अपन यंत्र पर आ गए। ठीक है, अब यंत्रों के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, देखो इनसे भी एक क्वेश्चन इनसे बनेगा। यंत्रों में एक क्वेश्चन पहले वाले अब तक जो पढ़ लिया उससे पक्का ये आएगा, एक तो 2 भी आ सकते हैं, बाकी अब आएगा यंत्रों से। यंत्रों में देखो ऑब्जर्वेटरी है, ये क्या होती है, जो यानी कि मौसम जलवायु है ना, मौसम एवं जलवायु विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक वगैरह जो यंत्र का यूज करते हैं के अंदर फिट होते हैं ऑब्जर्वेटरी में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई 55 मीटर चौड़ी होती है, वो लंबी होती है, 36 मीटर ये चौड़ी होती है, बस इसके अंदर ये है। और ये भी तब है जब एक्स्ट्रा अल्ट्रा लेवल का क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, ये AF वगैरह में, नाबार्ड वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, इसमें यानी कि जरूरी नहीं है, सुपरवाइजर में पूछे क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, बट ये याद रखना ऑब्जर्वेटरी की लंबाई चौड़ाई याद रखना 55 से 36। अब देखो इसके अंदर अपने को याद क्या कर रखना है, इसमें देखो सनसाइन रिकॉर्डर भी लगा रहता है। ठीक है, जो यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करता है, अपन ने पढ़ा था करो कार्ड वाला, शॉर्ट करो, मिड करो, लॉन्ग करो कार्ड, वो पर कांच के गोले वाला। ठीक है, उसके बाद विंड वेन भी लगा होता है, वायु की दिशा मापने वाला यंत्र। एनीमोमीटर भी लगा होता है, वायु की गति मापने वाला यंत्र। ठीक है, स्टीवेंसन स्क्रीन लगी होती है। ऑर्डिनरी रेन गेज लगा होता है। ठीक है, और मृदा तापमापी लगा होता है। ओस मापी यंत्र ड्यू गेज लगा होता है। ये अपन पढ़ेंगे सारे यंत्र किसको किससे मापते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण मापने वाला यंत्र भी लगा होता है, ओपन पान एवोपोरीमीटर। ठीक है, अब अपने को बस सिंपल चीज़ ये याद रखना। अब आप सोचोगे ये क्या पढ़ा दिया भाई, यानी कि ऑर्डिनरी रेन गेज वगैरह ये तो पढ़े नहीं। तो अब ये अपन पढ़ेंगे चित्तर से, वैसे मैंने इसमें बना रखे हैं बट अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो अपन अपनी 11th वाली बुक में आ जाते हैं। देखो ये है स्टीवेंसन स्क्रीन, ये रही। इसमें अपने को 2 ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलता है, नीचे की ओर लटकते हुए। ठीक है, ये नीचे की ओर लटकते हुए दरवाज़ा खुल गया। और ये सफ़ेद रंग का होता है, लकड़ी का बना होता है, सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का क्यों होता है, ये देखो सूर्य के प्रकाश को मापता है, तापमान वगैरह को मापता है, ये आर्द्रता को मापता है। लेकिन अगर मान लो सफ़ेद रंग का ना हो, सफ़ेद रंग का ऐसा रंग है जो सूर्य के प्रकाश को बहुत कम ऑब्जर्व करता है। अगर ये ब्लैक रंग का होगा मान लो, तो ब्लैक रंग पहले से यानी कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा। तो चाहे वातावरण के अंदर टेम्परेचर पहले से कम हो जाए, लेकिन वो गलत टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि वो खुद ही गर्म हो जाएगा टेम्परेचर ऑब्जर्व करके, इसलिए व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसमें तो ओनली ये लकड़ी का बता रखा है कच्चे फॉर्मेट में, वैसे ये व्हाइट कलर का होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शुष्क तापमापी और आर्द्र तापमापी दोनों लगे होते हैं। ठीक है, ड्राई और वेट बल्ब थर्मामीटर, और अधिकतम तापमापी न्यूनतम तापमापी लगे होते हैं। ये तापमान मापने का और आर्द्रता मापने का कार्य करता है। ठीक है, स्टीवेंसन स्क्रीन। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, उत्तर दिशा में दरवाजा खुलता है, सफ़ेद रंग का होता है, इसमें तापमान व आर्द्रता इससे मापी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये विंड वेन हो गया, इसके ये वायु की दिशा मापते हैं विंड वेन से अपन। ठीक है, ये अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम, ये कुछ भी सिंपल याद रखना। उत्तर दिशा जिसका मान 0 डिग्री है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें 45 में जोड़ा उत्तर पूर्व दिशा आ गई, उसमें 45 जोड़ा पूर्व दिशा आ गई। अपने को ये ऐसे 45 जोड़ के आप पूरा सर्कल कर सकते हो। बाकी ये याद रखना, देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, विंड वेन में 0 डिग्री सेल्सियस पर उत्तर दिशा होती है, यानी सॉरी इसमें 45 डिग्री विंड वेन में वायु की दिशा क्या होगी, यानी 45 डिग्री विंड वेन की दिशा है ना, ये जो यानी कि तीर का निशान है, ये 45 डिग्री की तरफ मुड़ा हुआ है, तो कौन सी दिशा होगी,
कौन सी हवा होगी, तो उसमें पूर्व से आने वाली हवा होगी, पूर्व की दिशा होगी, ठीक है। हवा किधर से आएगी, पश्चिम से आएगी, और वो तीर का निशान हो रहा है पूर्व। देखो ऐसे समझो, अब इसमें ये तीर का निशान है, ठीक है, ये 270 डिग्री पर है, ठीक है, ये तो ये 270 डिग्री पर है। तो एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि 270 डिग्री की तरफ यानी कि विंड वेन का साइन है, तो यानी कि ये बताओ कि किस तरफ से हवा आ रही है या फिर हवा किस तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। या फिर वायु की दिशा क्या होगी, तो अपने को क्या ज्ञात करना है इसमें, 270 की तरफ हो गया पश्चिम, यानी कि पश्चिम की तरफ ये मुड़ा हुआ है, तो यानी कि हवा कहाँ से आ रही है, पूर्व से, समझ गए, पूर्व से हवा आ रही है और पश्चिम की तरफ हवा जा रही है, इतना है। इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बाकी ये नॉर्मल, अपने को ये याद रखना बस, हवा की दिशा क्या नापता है, वेग कौन मापता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो कृषि के महत्वपूर्ण दिवस, ये आप याद कर लेना, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बस मैंने ये रेड पेन लगा रखी है, याद रखना, कृषि से इंपॉर्टेंट है ये। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ठीक है, और उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, ठीक है, और 16 जुलाई को ICR दिवस है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, कई बार पूछा गया है, सोइल वाले चैप्टर में भी है। 23 दिसंबर को किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल टर्म्स है, ये अपने जीके में भी थी। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, दिन रात समान कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इनका भी एक कंसेप्ट है, लेकिन अब मैं ये इनका कंसेप्ट समझाने बैठूंगा ना आपको, तो यानी कि क्लास 1 घंटे की तो होने वाली है, तो ये टॉपिक नहीं हो पाएगा अपना। अब देखो ये याद नहीं रखना अपने को कुछ भी, ऐसे है, खड़ी फसल में मौसम का डाटा लेना माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है, ऐसे जोड़ दिए उत्कर्ष वाले में ठाक दे, ठीक है। अब यही चीज़ याद रखना, दिन का औसत तापमान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, दिन का औसत तापमान क्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी भाई औसत क्या था, एवरेज कितना था, यानी कि औसत होता क्या है, जैसे क्या है, उच्चतम तापमान, दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया, और न्यूनतम तापमान, दिन में न्यूनतम टेम्परेचर कितना गया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। मान लो दिन में, यानी कि दिन में सुबह दोपहर के टाइम में ना उच्चतम तापमान चला गया भाई 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रात के समय न्यूनतम तापमान चला गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो औसत कितना रहा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या है, 40 प्लस 20/2 बराबर 60/2 30, ठीक है, तो अपना औसत टेम्परेचर हो जाएगा 30। और दैनिक तापांतर क्या होता है, ताप का अंतर दिन में, यानी कि कितने ताप का अंतर क्या है, ताप का, यानी कि उच्चतम तापमान में न्यूनतम तापमान घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। जैसे यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस दिन में हाईएस्ट था और न्यूनतम था 20 डिग्री, तो अंतर कितना था दोनों में, तो 40 में से 20 घटा देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये क्या है, आईसो का मतलब समझो आप पहले, तो आईसो का मतलब होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। देखो ये अपना जैसलमेर है, इसका मोहनगढ़ है, ठीक है, और इसकी समान दूरी यानी कि इसकी समानता पर स्थित अपना अलवर में बानसूर, ठीक है, तो अलवर के बानसूर में वर्षा ज़्यादा हो रही है और इसमें जैसलमेर के मोहनगढ़ में बरसात ज़्यादा हो रही है, तो दोनों को एक रेखा से अपन मान लो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है आईसो, ठीक है, काल्पनिक रेखा से अपन इनको कर दिया, और वर्षा हो रही है ज़्यादा तो वर्षा को बोलते हैं हाइट, ठीक है, तो वर्षा को मिलाने वाली, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को गया उसको बोलते हैं आइसो हाइट, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो आइसोथर्म, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लो बीकानेर में यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पर झुंझुनू में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों के लिए अपन एक काल्पनिक रेखा बना दी वैज्ञानिकों ने, ठीक है, दोनों के लिए, तो इन दोनों को बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है। ऐसे आइसोबार समान दाब को मिलाने वाली रेखा, आइसोटेच समान वायु की गति को मिलाने वाली रेखा, आइसोहेज समान प्रकाश की मात्रा को मिलाने वाली रेखा, आइसोनेप समान बादलों की मात्रा को मिलाने वाली रेखा, आइसोहाइट समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली रेखा, आइसोफ्यूलिन, ठीक है, आइसोफ्लूवियल समान वर्षा की गहराई मापने की, आइसोफेन समान मौसम के घटकों को मिलाने वाली रेखा, और कंटूर समान ढलान को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस याद करनी पड़ेंगी यार, बार बार फेरना पड़ेगा, तो इनसे एक आध बाई चांस है भाई, यानी कि 95% चांस है कि नहीं आएगा, 5% चांस है कि आ सकता है, ठीक है। इसमें अपन 1% रिस्क लिए, बिल्कुल भी ऐसे शॉर्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैंने ये नोट से लॉन्ग बना रखे थे क्वेश्चन, यानी कि अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ पढ़ी हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और वो चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ से आएगा। अब देखो, अब उसके बाद अपन चलते हैं, पायरेनोमीटर द्वारा सोलर विकिरण मापी जाती है, हेलियोमीटर द्वारा सीधी प्रकाश की किरणों को मापा जाता है, ठीक है। ये दोनों यानी कि मैंने MCQ वगैरह किए तब एक्स्ट्रा मिले थे मेरे को, ये ऐड कर दिए इसमें। अब सबसे बेसिक डाटा समझ लेते हैं अपन, इससे क्वेश्चन पहले आते थे इससे,
लेवल का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से नहीं आया तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन। आईडीएम, इसे आईएमडी बोलते हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1875 में कोलकाता में बना सबसे पहले। फिलहाल ये नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर क्यों है? क्योंकि ये कोलकाता में 1875 में बना, उसके बाद ये शिमला ट्रांसफर हुआ टेम्परेरी रूप से, फिर ये पुणे ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद ये नई दिल्ली ट्रांसफर हुआ, ठीक है। सन वगैरह याद मत रखना कोई से भी, सबसे पहले ये याद रखना बस एक सन, सबसे पहले कोलकाता में 1875 में बना और उसके बाद नई दिल्ली में 1944 में स्थापित हुआ और फिलहाल ये नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये टेम्परेरी है, इनको याद मत करना चाहिए। WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम जलवायु विज्ञान वो संगठन, ठीक है। इसमें क्या है? मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, स्थापना रहने दो, इसका मुख्यालय याद रखो WMO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IAMD, अरे यार इसको भूल गए क्या भाई? कन्फ्यूज क्वेश्चन यहाँ पर करेगा इन दोनों में, देखो ऐसे आ गया। IAMD अपन ने पढ़ लिया, नई दिल्ली के अंदर है, 1944 में है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ गया? IAMD की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? ऐसे बता रहा हूँ, इस टाइप से आ गया। अपन क्या सोचेंगे भाई 1944 में हुई थी, वो था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओनली इंडियन, ये स्पेशल एग्रीकल्चर रिलेटेड है मेरे भाई। IAMD, इंडियन एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्पेशल कृषि पर केंद्रित है ये, और ये 1932 में स्थापित हुआ था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, 1932 के अंदर। अब उसके बाद अपन चलते हैं लास्ट में, अपन चलते हैं, देखो बेसिक याद रखना, राजस्थान में सस्य जलवायु खंड है 10, ठीक है, और भारत के अंदर है 15, और एग्रो इकोलॉजी जोन है भारत के अंदर 21। अभी एग्रो इकोलॉजी जोन क्या होता है? इसके अंदर तो जलवायु खंड होते हैं कि जलवायु के आधार पर कुछ क्षेत्रों को अलग अलग बांट दिया जाता है, ठीक है। और इकोलॉजी जोन में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, मृदा वगैरह, जीवाणु, वो जीव जंतु वगैरह भी देखे जाते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग जिलों या राज्यों को अलग अलग जोन में बांटा जाता है। इकोलॉजिकल जोन 21, ठीक है। अब सबसे पहले समझो ओस होता क्या है। देखो अपनी वायुमंडल के अंदर अपन ने पढ़ा था नमी होती है, जिसे आर्द्रता मापी द्वारा मापते हैं, ठीक है। अब वो नमी क्या होती है? एक संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है कि जो नमी है ना वो वाष्प के रूप में होती है, उस वाष्प का तरल रूप में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। अब यानी कि ओस है, ये क्या होता है? तरल रूप होता है संघनन क्रिया से, किसका? वाष्प का। वायु के अंदर जो नमी होती है ना, वो शाम के टाइम है ना, मौसम में यानी कि अत्यधिक थोड़ा यानी कि टेम्परेचर में कमी हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तब वो वाष्प क्या होता है? जल की बूंदें है ना पास पास आ जाती हैं और भारी हो जाती हैं, तो तरल रूप ले लेती है वाष्प से, ठीक है, उसे ओस कहते हैं। और ये अपन ने पढ़ा भी था, यानी कि अपन अक्टूबर में यानी कि रबी की बुआई करने से पूर्व यानी कि पाटा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन रबी की बुआई से पूर्व पाटा वगैरह लगाकर नमी संरक्षित करते हैं, वो यही है ओस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है फसलों के लिए, ठीक है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद क्या है? ओला। अब इसमें क्या होता है? उसमें तो वाष्प और वाष्प सीधे तरल में बदल रही थी संघनन क्रिया से, ठीक है। इसमें संघनन क्रिया नहीं होती, इसमें क्या होता है? वाष्प है ना वो अत्यधिक यानी कि टेम्परेचर कम होने के कारण आसमान सीधे वाष्प है ना वो बर्फ में बन जाती है, बर्फ की गोल कलिकाओं में, ठीक है, और वो सीधे यानी कि ज़मीन पर गिरती है। और ये रबी फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं ओला, ठीक है। सरसों में सबसे ज़्यादा, सरसों और गेहूँ में, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे कोहरा। इसमें पौधों को क्रमशः प्रकाश संश्लेषण कारण नुकसान होता है। पहला, इसमें कम तापमान कारण पौधों में नुकसान होता है। पहला देखो सर्वाधिक नुकसान, और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो संघनन से तरल ओस बनी थी ना, जो ओस, वो अधिक सर्दियों में दिसंबर जनवरी में क्या होता है? वो ओस है ना वो रात के समय और ज़्यादा टेम्परेचर कम होने के कारण बर्फ़ का रूप ले लेती है, ठीक है, जिससे अपने कोशिका भित्ति फट जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्लियों में जो जीव द्रव्य वो बर्फ बन जाता है और फिर वो फट जाती है। इसको कम कैसे करते हैं? टेम्परेचर करके 0.5 से 2% तक इसको टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है सिंचाई करके, ठीक है। 2% लिख रखा है 11th में। उपयुक्त विधि फव्वारा, धुआं करके, हीटर लगा के, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके, और रसायनों का उपयोग इसमें 0.1% H2SO4 आप याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद MDI मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स, इसके अंदर क्या होता है? यानी कि कितनी वर्षा हो रही है अपने एरिया में, ठीक है, और कितना वो वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, उसको वाष्पीकरण से भाग देते हैं, ये होता है MDI। अब इसमें क्या होता है? यानी कि वर्षा मान लो हो रही है 100%, ठीक है, 100 लीटर कितनी भी, और वाष्पीकरण से जा रहा है 150 लीटर पानी उड़ जा रहा है, ठीक है, और वर्षा कम हो रही है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रही है, उससे फिर ये माइनस में मान होता है। तो शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा 66.66 होता है, और ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना, ठीक है। प्रिसिपिटेशन यानी कुल बारिश, और PET मतलब पोटेंशियल इन इवो ट्रांसपायरेशन,
ठीक है। अब उसके बाद देखो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन देख लो। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर। पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील सोलेनोसिस। एक बार में 1 लाख पास्कल होते हैं। ठीक है, ये यानी कि जो एमसीक्यू लगाते हैं उनमें एक्स्ट्रा मिले मेरे को, मैंने इसमें ऐड कर दिए। वातावरण में CO2 की सांद्रता 300 ppm, ppm में भी याद रखना अपने को। ठीक है। जमाव बिंदु क्या होता है? देखो जमाव बिंदु होता है यानी कि जब कोशिका भित्ति वगैरह टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो कोशिका भित्ति वगैरह जम जाती है, झिल्लियाँ जम जाती है। ठीक है, पौधों की, और ये नुकसानदायक होता है पौधे के लिए। ठीक है, और उसके बाद चिलिंग इंजरी क्या होती है? चिलिंग इंजरी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे कम टेम्परेचर है, जितना ये है ना उससे थोड़ा कम टेम्परेचर है और वो नुकसान पहुंचा रहा है पौधे को, वो होता है अतिशील क्षति यानी चिलिंग। जमा तो है नहीं लेकिन ठंड के कारण, ज़्यादा ठंड के कारण। ठीक है, अब देखो, अभी ये याद रखना है, सौर नियतांक 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट। ठीक है। राजस्थान में औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या 29। ठीक है, औसत वर्षा दिन यानी कि 2.5 mm से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 29 दिन है अपने ऐसे। इसरो बेंगलुरु में है और नेशनल रिमोट सेंसर एजेंसी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। अखिल भारतीय सस्य मौसम विज्ञान सुधार परियोजना 1983 हैदराबाद में स्थापित की गई। सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू, सबसे ज़्यादा गर्म भी यही है और यानी कि इसमें रेत पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यही होता है चूरू। ठीक है। सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। ठीक है, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासीनराम चेरापूंजी मेघालय में हुआ। ठीक है, ये दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता बढ़िया से, क्योंकि देखो चाहता तो मैं इसको देखो इतने में करा सकता था, 1 पेज 2 पेज 3 पेज खत्म। मात्र 2 पेजों में पूरा चैप्टर, ये मौसम एवं जलवायु चला और ये है खरपतवार आ गया। ठीक है, लेकिन अपन ने कंसेप्ट समझे इसलिए टाइम लग गया, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, धन्यवाद। और कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लाइक और हाइप जरूर करना वीडियो में। धन्यवाद।